जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए साथियों आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दांतों की वर्धित इनलार्ज छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग दांत के डॉक्टरों के द्वारा दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का, भार का। तो प्रकाश वर्ष जो कि दूरी का मात्रक होता है। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। प्रकाश वर्ष से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, कौटिल्य ने। तो सांची स्तूप है कहाँ? तो ये एमपी में है। ठीक है, एमपी में रायसेन जिले में स्थित है और इसका निर्माण महान सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को, हर्षवर्धन को। तो भारतीय नेपोलियन जो कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी? तो ध्यान रखेंगे, महान इतिहासकार जो कि स्मिथ थे, महान इतिहासकार स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। ये भी ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? लोधी गार्डन, इत्माउद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, सरखेज रोजा को। तो इनमें से सरखेज रोजा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो कि हुआ था मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में किया गया था। मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में किया गया था। ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियां जो कि कुएं में डाली जाती हैं। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों औषधियों को संश्लेषित करने में किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पीतल किनकी मिश्र धातु होती है? तो पीतल कौन सी दो धातुओं से मिलकर बनी होती है? तांबा, टिन, तांबा या जस्ता, जस्ता या लोहा, तांबा और लोहा। तो लोहा तो बिल्कुल भी नहीं होता, कंफ्यूज आपको ये दो करेंगे, तांबा और टिन, तांबा और जस्ता। तो पीतल जो कि तांबा और जस्ते से मिलकर बनी होती है। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगर बात करें इसमें तांबा कितना होता है, तो तांबा जो कि 66% होता है और जस्ता कितना बचा? 34% बचा। तो 34% जस्ता होता है और 66% तांबा जो कि पीतल में होता है। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है और इसके अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जो कि इसके अध्यक्ष हैं। ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तुर्क सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इल्तुतमिश के द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या फिर बलबन के द्वारा। तो गयासुद्दीन बलबन जो कि बलबनी वंश का संस्थापक था और गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, इसी के द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई थी। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक आपसे पूछे कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था
और वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 में, 1909 में, 1908 में या 1910 में? तो एक डेट याद रखेंगे, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता नवाब वकार उल मुल्क कर रहे थे। ठीक है, इसी में मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो कि 1907 में कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कराची, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ पर हुआ था। राइट ऑप्शन इसका 1907 नहीं है यहाँ पर, तो 1906 यहाँ पर कर सकते हैं। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने 1914 में जापानी जहाज कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो कामागाटा मारू प्रकरण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, और ये 1914 में हुआ था। दरअसल जापानी जहाज था जिसका नाम था कामागाटा मारू। ठीक है, और ये अपने 376 यात्रियों को लेकर कनाडा जा रहा था, लेकिन कनाडाई गवर्नमेंट के द्वारा इनको अपनी धरती पर उतरने नहीं दिया गया था, और इनमें से 376 में से सिर्फ 24 यात्रियों को उतार कर और जहाज को, जिसका नाम था कामागाटा मारू, इसको वापस जापान भेज दिया था कनाडाई सरकार ने। तो राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत, जो कि उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा आपसे पूछे तो हो जाएगी उर्दू, जो कि दूसरी राजकीय भाषा है। और ये कब बनी? तो ये 1989 में दूसरी राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की बनी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, दाहिना निलय के, बायां निलय के, दाहिना अलिंद के या बायां अलिंद के? तो महाधमनी का प्रारंभ जो कि बाएं निलय से होता है, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका काम क्या होता है? तो इसके द्वारा ही पूरे शरीर में जो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होती है, यानी कि जो ब्लड ऑक्सीजन के साथ होता है, उसको पूरे शरीर में परिसंचरण का काम किया जाता है इसके द्वारा ही, और यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, बायां निलय। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? तो अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को, जो कि बीज प्रशीतन यानी कि वर्नालाइजेशन कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय रिक्त स्थान में परिवर्तित होता है, बीज में, पुष्प केसर में, जयांग में या फिर फलों में? तो पेड़ या पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में बीजों का निर्माण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधा यह फल में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टॉक चेंज है। ठीक है, सबसे बड़ा स्टॉक चेंज है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, ना कि चेन्नई में है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 यानी कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खेती की विधि जो कि है झूम कृषि को भी कहा जाता है। तो झूम कृषि को जो कि मध्य प्रदेश में की जाती है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? रोका, पेंडा, दहिया या फिर कुरुआ? तो इसको दहिया के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। इस कृषि में जंगलों या झाड़ियों को काटकर जला दिया जाता है और साफ सफाई की गई भूमि की जुताई करके उसमें बीज को बो दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, धान कहाँ की मुख्यतः फसल है? भारत, रूस, चीन, जापान? तो धान जो कि चीन की एक प्रमुख फसल है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, जोन ऑफ आर्क कहाँ पर स्थित है? फ्रांस, इटली, ब्रिटेन या फिर स्पेन? तो जोन ऑफ आर्क जो कि फ्रांस में स्थित है।
राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। जोन ऑफ आर्क जो कि फ्रांस की एक देशभक्त महिला थी जो अपने राष्ट्र की आजादी के लिए अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रेयरीज में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, तो कहाँ होते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया। तो प्रेयरी, जिन्हें प्रेयरीज भी कहा जाता है, ये उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। उत्तरी अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैले घास के मैदान को प्रेयरी घास मैदान कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार या अमरकंटक पठार। तो दक्कन का पठार जो कि भारत का सबसे स्थिर पठार है और यह विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? दक्कन का पठार। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। यहाँ पर ऑप्शन यूपी भी अगर दे देगा तो कई सारे अभ्यर्थी यूपी ही टिक करके आएंगे, क्योंकि चित्रकूट जलप्रपात जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है, लेकिन वहां ना होके ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। यह जलप्रपात जो कि घोड़े की नाल के समान है। अगर आपसे पूछे कि घोड़े की नाल के समान कौन सा जलप्रपात है, तो ये चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील या मैक्सिको। तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। और आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो कि 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय, नाम ध्यान रखेंगे, न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत, त्रिपोली, सीदोन या फिर टायर। तो इनमें से लेबनान की राजधानी जो कि है बेरूत। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ठीक है, और बेरूत लेबनान की राजधानी है। और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? तो यहाँ लेबनानी पाउंड यहाँ की मुद्रा है। कौन सी है? तो लेबनानी पाउंड है। अगला प्रश्न, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार जो कि सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यह इंजन जो कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का विशिष्ट इंजन होता है। अगला प्रश्न, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो कि अरस्तु हैं। ठीक है, और अरस्तु एक महान यूनानी दार्शनिक थे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को हस्त निर्मित किया गया था? यानी कि हाथों से द्वारा भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसके द्वारा लिखा गया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को हस्त निर्मित किया गया था। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ये तो इनके मार्गदर्शन में हस्त निर्मित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो प्रेम नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इसको लिखा था, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था? गणतंत्र, स्वतंत्रता, गणराज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष। तो इनमें से धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं था। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। इसको कब जोड़ा गया? तो इसको भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, और इसी को मिनी संविधान के नाम से भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मिनी संविधान जो कि 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसके तहत भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन से 3 शब्द हैं? धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष
और अखंडता, इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में केवल एक ही बार तभी संशोधन किया गया था, तब से एक बार भी संशोधन नहीं हुआ है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, उसके बाद नहीं हुआ है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो सिर्फ एक बार किया जा चुका है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 21 वर्ष? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 30 वर्ष होनी चाहिए। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो न्यूनतम 25 वर्ष। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति या राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़, मऊ। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जिला कौन सा है? तो ये गोरखपुर ही है, ठीक है, गोरखपुर है। अगला प्रश्न है, 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, ठीक है। लेकिन 6ठी शताब्दी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के चेदी किस क्षेत्र को कहा जाता था? बुंदेलखंड को, अवध को, अंग को या फिर अवंती को? तो बुंदेलखंड क्षेत्र को चेदी कहा जाता था। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी शक्तिमती, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो कि 1886 को हुआ था और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इनकी रचनाएं अगर पूछें तो इनकी रचनाएं हैं जिनमें पंचवटी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, साकेत महत्वपूर्ण रचना है और यशोधरा इनकी बहुत फेमस रचना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, मैथिली शरण गुप्त की, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? तो भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख यानी कि कैबिनेट सचिव जो कि NR पिल्ले थे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माघ मेला के दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति के दिन, बसंत पंचमी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या अक्षय तृतीया के दिन? तो माघ मेला जो कि मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। और ये कहाँ लगता है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में लगता है, प्रयागराज जिले में लगता है। इसे संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज को क्या जाना जाता है? तो संगम नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हर 6 साल बाद अर्धकुंभ का आयोजन होता है और हर 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में, इलाहाबाद में? तो हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म जो कि 29 अगस्त 1905 को कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज में है, तो प्रयागराज में हुआ था। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर ही 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत की GDP में कितना प्रतिशत योगदान है? तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9.5% योगदान है। डी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय जलीय भारत का कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जो कि गंगा डॉल्फिन ही है। इसे भारत सरकार के द्वारा 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नौसेना संग्रहालय का शिलान्यास किया। राइट ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।